101 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है हमारा 101 नंबर क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शूटर हिटिंग ए टारगेट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है जो शूटर है वो टारगेट को हिट करता है और वो कितनी है प्रोबेबिलिटी, इसका मान लेते हैं 3/4 ये प्रोबेबिलिटी है 3/4। तो यहाँ पर हाउ मैनी, तो ऐसे देखिए वो टारगेट को हिट करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है। ऐसा भी हो सकता है जब वो हिट करने की कोशिश करे टारगेट को तो ना भी हो, ठीक है, वो उस पे क्लिक ना हो, तो क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस में 3/4, ये कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी जब मान ले हो गया है, टारगेट हिट हो गया है तो प्रोबेबिलिटी है 3/4, अगर ना हुआ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 है। तो यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्वेश्चन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्वेश्चन है। वो क्या कहती है कि अगर हमारे पास सी एक्स इज इक्वल टू एक्स ले, ठीक है, यहाँ फार्मूला होता है एन सी एक्स और पी रेज टू पावर एक्स और क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स की फॉर्म में होता है, ये होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या बताना है कि हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मस्ट ही या सी फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस इज मोर देन 0.99। ये कह रहा है कि हाउ मैनी मिनिमम प्रोबेबिलिटी, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मस्ट ही सी फायर, मतलब क्या है कि उसने कितनी बार कम से कम उस पे टारगेट को हिट करना पड़ेगा, जिससे कम से कम एक बार तो उसने करना है, उससे ज्यादा बार भी करना पड़ सकता है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी मोर देन 0.99 से ज्यादा होगा। मतलब ऐसे बोलते हैं 0.99, इससे तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा आएगी जब वो कम से कम एक बार तो जरूर टारगेट को हिट करेगा। तो ये पूछ रहा है हाउ मैनी नंबर, कितनी बार उसने टारगेट करना पड़ेगा, कम से कम कितनी बार। तो यहाँ देखिए हम मान लेते हैं कि भाई यहाँ सी एक्स है जो वो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0.99, ठीक है, 99 ये हो जाएगा। इससे ज्यादा तो कम से कम एक बार ये क्या करता है टारगेट वो हिट करता है, 2 बार भी, 3 बार भी, 4 बार भी, 5 बार भी कर सकता है ये, तो इतने से ज्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे हैं कि मतलब जिस तरीके से ये लिखते हैं हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कि x की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऐसे होता है, x की वैल्यू 0, पी एक्स ये इज इक्वल टू 1, फिर 3, फिर 4, ऐसे सारे के सारे हैं, और ये सारा का सम कितना होता है 1 होता है। जितने भी यहाँ पे टारगेट हिट कर रखे हैं, जितने भी है, मतलब सारे अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से देखे जाए तो सभी का सम किसके बराबर होगा 1 के। तो यहां से देखिए कि इससे आगे ये सारे हैं, यहाँ सारे ये सारे हैं, सिर्फ ये इसमें शामिल नहीं है, तो इसका मतलब है इसको उधर लेके चले जाएंगे। कहने का मतलब है ये सी एक्स इज इक्वल टू 0 रह जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.99 ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 1 माइनस में, बाकी ये सारा है जो ये सारा इक्वल आ जाएगा इसके, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो पी एक्स जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस में पी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके लिए फार्मूला रखते हैं यहाँ पर एन सी 0 और p रेज टू पावर 0 और क्यू रेज टू पावर n आ जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.99। यहाँ पर कितना, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो देखिए हम यहाँ करते हैं, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस में, यहाँ आ जाएगा क्यू की वैल्यू कितनी है 1/4, यहाँ 1/4 रेज टू पावर n जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.99 है। 0.99 को क्या लिख सकते हैं 199 डिवाइड में 100 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको इधर लेके आते हैं और उसको उधर, 1 माइनस में 99 डिवाइड में 100 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 रेज टू पावर, इसको उधर लेके चले जाते हैं तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जब इसका एलसीएम लेंगे 100 माइनस में 99 डिवाइड में ये हो जाएगा 1/100 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 है, तो 1 ये मतलब इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो यहाँ पर n की वैल्यू ऐसी क्या रखे जिससे हमारे पास 100 से ज्यादा वैल्यू आ जाए। अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 की पावर 1,
क्या ये 4 की पावर 1 ग्रेटर देन है 100 से? बिल्कुल भी नहीं है। 2 रखेंगे तो 4 की पावर 2 16 होता है, तो 16 100 से ग्रेटर देन नहीं है। अगर 3 रखेंगे 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 64 भी ग्रेटर देन 100 से नहीं हो सकता। तो हम यहाँ रखेंगे n की वैल्यू 4 रखेंगे, जो 4 की पावर 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 256 आ जाएगा, जो 100 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मस्ट बी फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस इज मोर देन, इससे ग्रेटर रहेगी, तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सेकंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पास है 102। इफ u इज इक्वल टू एफ ऑफ x डिवाइड y कोमा y डिवाइड z कोमा z डिवाइड x, देन x कर्ल u बाई कर्ल x प्लस में y कर्ल u बाई कर्ल y प्लस में z कर्ल u बाई कर्ल z, इसकी वैल्यू हमने बतानी है और ये हमारे को वैल्यू दे रखी है। तो हम इसका बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से इसका क्वेश्चन जो आंसर निकाल के लेके आएंगे। तो देखिए हमारे पास ये है, ये वाला x और कर्ल u बाई कर्ल x है, ठीक है, कर्ल u बाई कर्ल x है। अच्छा u की वैल्यू ये सारी है, तो हम थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से करेंगे कि इनका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x और जोड़ देना है। तो देखिए x के रिस्पेक्ट में करना हमने 1 अपॉन y आ जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1, पार्शियल डेरिवेटिव ऐसे करना है 1 अपॉन y, प्लस में इसमें x नहीं है तो 0 आ जाएगा, इसमें z अवर x है तो माइनस z डिवाइड में x स्क्वायर है, ये आ जाएगा। तो मतलब कर्ल u बाई कर्ल x का डेरिवेटिव है हमने इस तरीके से कर लिया, पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, वैसे इसका तो जैसे बीएससी का मैथ में पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा सा लेंथी प्रूफ है इसका, तो हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। तो ये आ गया, उसके बाद अब प्लस में y और कर्ल u बाई कर्ल y, ठीक है, कर्ल u बाई कर्ल y, तो y के रिस्पेक्ट में अब इसको करना है। तो y नीचे है तो माइनस में x डिवाइड में कितना हो जाएगा y स्क्वायर, यहाँ पर y ऊपर है तो प्लस में 1 अपॉन z हो जाएगा, इसके अंदर y नहीं है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर z है, फिर z के रिस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव इसका, इसके अंदर z नहीं है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और इसके अंदर है तो मतलब यहाँ क्या आ जाएगा माइनस y डिवाइड में z स्क्वायर, और इसमें है तो 1 अपॉन x आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x डिवाइड में y, माइनस में यहाँ एक x कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस z डिवाइड में x, प्लस में यहाँ इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस है तो इसका मतलब है माइनस x डिवाइड में y आ जाएगा। तो 1 अपॉन z की मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे, प्लस में y डिवाइड में z, और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में एक z कैंसिल आउट हो जाएगा तो y डिवाइड में z बचेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा z डिवाइड में x की फॉर्म में बचेगा। तो हमारे पास ये डेरिवेटिव करने के बाद x y z की अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। अब देखिए इसको जो भी कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो x डिवाइड में y है तो यहाँ x डिवाइड में एक प्लस का एक माइनस का, z डिवाइड में x है तो z डिवाइड में x है, तो ये प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस है, तो सारा कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास 0 इसका आंसर आ गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास सेकंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो हमारा 133 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड, ग्राउंड लेवल पे एक टावर खड़ी हुई है, इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, मतलब जो शैडो है वो 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री है हमारे पास ये जो शैडो सॉरी एंगल जो बना रही है शैडो किसके साथ, ये जो भी सन लाइट पड़ती है उसके टावर के ऊपर, तो 30 डिग्री एंगल है, तो उसके बीच का 40 मीटर सॉरी, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, तो यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर बताना हमने। तो ये सारे का सारा जो क्वेश्चन है हमारा ये क्या बता रहा है कि अगर हमारे पास 30 डिग्री है, ये एंगल यहाँ पर 30 डिग्री से यहाँ पर कितना आ जाता है 60 डिग्री एंगल बन जाता है, तो हमारे पास जो इसका और इसका डिस्टेंस है वो 40 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस रह जाता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। ये हमने टावर की हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ द टावर, इसका नंबर डाल देते हैं A B C और यहाँ पर D।
ठीक है। इस तरीके से हमारे को बोल रखा है कि जो शैडो ऑफ ए टावर, ये टावर है स्टैंडिंग ऑन ए ग्राउंड लेवल, ठीक है, इसके ऊपर खड़ी हुई है ये 90 डिग्री एंगल पे। तो फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री से यहाँ 60 डिग्री आता है, तो ये हमारे पास 40 डिग्री का लॉन्ग डिस्टेंस रह जाता है इनके बीच में, और हाइट हमने इसकी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे बीसी की। तो ट्राइंगल सबसे पहले ए बी सी लेते हैं, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी। अगर इस ए बी सी की बात करते हैं तो ए बी और डिवाइड में कितना हो जाएगा बी सी और इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। तो हमारे पास ए बी को एच मान लिया है और ये बी सी है, बी सी को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 3, इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है स्क्वायर रूट 3 होती है। नेक्स्ट ट्राइंगल की बात करेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी की बात करते हैं। तो ए बी डी में क्या होगा, इसी में भी वही है, ए बी डिवाइड में बी डी और इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। तो यहाँ ए बी की वही वैल्यू है एच, ठीक है, बी डी की वैल्यू 2 हो गई है, बी सी प्लस में सी डी, यहाँ पर बी सी प्लस में सी डी हो जाएगा जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और टेंजेंट जो 30 डिग्री है उसकी वैल्यू कितना 1/√3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, ये वाली हमारे पास, तो यहाँ देखिए इन दोनों को देखते हैं, ये भी h के इक्वल है और ये भी h के इक्वल है, तो BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी BC स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू BC प्लस में CD और 1/√3 हो जाएगा। ये √3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3BC आ जाएगा इज इक्वल टू BC और प्लस में CD, और CD की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है 40 दे रखी है, ये इधर आ जाएगा तो 2BC हो जाएगा और इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, तो ये इससे कैंसिल आउट, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 20 आ गया। अब हमने हाइट निकालनी है टावर की, तो ये 20 जो आया हमारे पास BC की वैल्यू, तो यहाँ पे अगर रख देते हैं तो H की वैल्यू है वो 20 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास थर्ड हो जाएगा, 20 स्क्वायर रूट 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर, हमने एंगल बताना है किस किस के बीच में, रेडियस वेक्टर एंड क्या बता रखा टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, या कर्व है हमारे पास, इसके बीच इसके ऊपर कोई पॉइंट है और उसके ऊपर कोई टेंजेंट है, ठीक है, उसके और रेडियस वेक्टर के बीच में हमने एंगल फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं, ये कार्डोइड एक इक्वेशन होती है और इसका जब एंगल फाइंड आउट करते हैं इन दोनों के बीच में, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व के बीच में जब अब एंगल फाइंड आउट करते हैं तो उसका फार्मूला होता है टेंजेंट फाई इज इक्वल टू आर डिवाइड में डी आर बाई डी थीटा की फॉर्म में। ये फार्मूला याद रखना, इसका की पॉइंट है ये, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू आर डिवाइड में डी आर बाई डी थीटा की फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर आर की वैल्यू ये सीधी दे रखी है कि ए, ठीक है, ए 1 माइनस में कोस थीटा, ठीक है, और डिवाइड में डी आर बाई डी थीटा, इसका डेरिवेटिव करेंगे ए आ जाएगा, ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन थीटा, ये ए से ए कैंसिल आउट हो गया। अब 1 माइनस में कोस थीटा होता है, इसका फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की फॉर्म में, और साइन थीटा है वो होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 की फॉर्म में। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचा है साइन थीटा, मतलब यहाँ पे क्या बचा है साइन थीटा बाई 2 और डिवाइड में कोस थीटा बाई 2 बचा है हमारे पास, तो यहाँ पर टेंजेंट फाई। तो अब ये देखिए ये किसके इक्वल है टेंजेंट थीटा बाई 2, और टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, जो हमारे पास फाई की जो वैल्यू आएगी वो थीटा बाई 2 आएगी। तो हमारा जो आंसर होगा, जो एंगल होगा वो क्या होगा थीटा बाई 2 हो जाएगा। जो हमारा इसका राइट आंसर होगा, राइट ऑप्शन होगा, वो हमारे पास सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर क्वेश्चन है।
ये कह रहा है कि इफ x e रेस्ट टू पावर एक्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस में साइन स्क्वायर x देन dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 0। तो हमने इसका मतलब ये इक्वेशन है हमारे पास, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर देना है और उसके अंदर x की वैल्यू 0 पुट कर देना है, फिर हमने बताना है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। देखो दो फंक्शन हमारे पास, एक x है एक e रेस्ट टू पावर एक्स वाई है। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट तो एज इट इज e रेज टू पावर एक्स वाई और यहाँ पर e रेज टू पावर एक्स वाई का जो डेरिवेटिव आएगा वो e रेज टू पावर एक्स वाई ही आएगा, पर जो इसकी पावर है एक्स वाई उसका डेरिवेटिव हम अलग से करते हैं। तो x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हो जाएगा और प्लस में y इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में यहाँ पर इसका डेरिवेटिव हमने कर दिया है, x को एज इट इज मान लिया था, तो अब क्या करना है e रेज टू पावर एक्स वाई को एज इट इज मानना है और x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 हो जाएगा इज इक्वल टू y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स है और प्लस में साइन जो स्क्वायर ऑफ साइन है इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 साइन x और साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कोस x हो जाएगा। तो देखिए मैंने ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर दिया है सारा का सारा कंप्लीटली, यही हमारे से पूछ रखा था। बट यहाँ पर पूछा है कि जब x की वैल्यू 0 पुट कर दे तो हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो जो भी हमने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो देखिए जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा यहाँ तक। जब इसको भी 0 पुट करेंगे तो e रेज टू पावर 0, ठीक है, ये बचेगा। यहाँ पर साइन 0 तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स बचा है हमारे पास e रेज टू पावर 0। e रेज टू पावर 0 होता किसके इक्वल है 1 के। तो हमारे पास जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी वो हमारे पास 1 आएगी। तो इस जो हमारे को क्वेश्चन दे रखा है इसका जो राइट आंसर है वो 1 हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, हमने वर्ड बनाने हैं और उनके मीनिंग भी हो सकते हैं और विदाउट मीनिंग भी हो सकते हैं। तो हमारा मकसद है कि अलग अलग उसका परमुटेशन की हेल्प से अलग अलग नंबर के कितने मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी देखनी है कि कितने नंबर बन सकते हैं, कितने वर्ड बन सकते हैं अगर उनके अल्फाबेट चेंज करें तो विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड, ठीक है। हमारे पास कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स, सारे लेटर यूज करने हैं और इसके हमने बताने हैं कितने वर्ड बन सकते हैं। इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन ए डिक्शनरी, और इफ दीज और ये वर्ड है ना मतलब डिक्शनरी के हिसाब से लिखने हैं हमने। व्हाट विल बी द 50th वर्ड, तो हमने बताना है कि इसका 50वां वर्ड कौन सा होगा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो अगेन लिखा हुआ है AGAIN, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने बना सकते हैं हम। तो देखिए हमारे पास अगेन है जो AGAIN है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, कितने तरीकों से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। हमारे पास 5 है टोटल वेज क्या हो गए 5 फैक्टोरियल डिवाइड में जो अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से यहाँ पे डिवाइड कर देना है, ये हो जाएगा। तो 5 4 3 2 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। तो 5 चौका 20 30 60। तो इसके पहली बात तो ये पता लग गया है कि 60 वर्ड बन सकते हैं इनसे। अगेन से कितने वर्ड बन सकते हैं 60 वर्ड बन सकते हैं। तो हमारे से जो क्वेश्चन किया है उसने किया है कि 50वां वर्ड होगा वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए अगर हम ए से स्टार्ट करें तो टोटल नंबर वेज कितने हो सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने ए सिलेक्ट कर लिया स्टार्टिंग में, रह गए हमारे पास ये 4 लेटर रह गए हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पर ए एडजस्ट कर दिया, यहाँ जी और यहाँ आई और यहाँ पर एन। तो देखिए ये तो फिक्स है, इसका तो कुछ कहना नहीं है, पर ये 4 बच गया। 4 को कितने टाइप से लिख सकते हैं हम, क्योंकि सारे डिफरेंट लेटर हैं, तो डिफरेंट लेटर को हम जैसे 4 है ये 4 फैक्टोरियल करके लिख सकते हैं। तो 4 को फैक्टोरियल जो होगा 4 4 12 दूनी 24,
तो इसको 24 तरीकों से लिख सकते हैं, आगे पीछे चेंज कर करके ये लेटर। तो 24 हो गया। उसके बाद अगर मैंने जी को पहले सिलेक्ट कर लिया, जी को यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया था, ए लिया था पिछली बार, अब मैंने जी सिलेक्ट कर लिया, 1 2 3 4 चार लेटर को अलग अलग उनके प्लेस चेंज करते रहना है। तो देखिए ए यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ गया, फिर आई आ गया, फिर एन आ गया। अब देखिए ये 4 लेटर है, इनमें से 2 लेटर रिपीट है। अगर मान लो ये या फिक्स कर लिया, अगर मैं इसको दोबारा से ऐसे चेंज कर दूं तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, मतलब वही वापस वही चीज मोड़ करके आ जाएगी। तो देखिए 4 लेटर हैं, 4 फैक्टोरियल, कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं 2, तो 2 फैक्टोरियल। तो 4 3 2 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, ये दोनों कट गया तो 12। तो मतलब जब जी को हम फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर देते हैं तो उसको जो भी लिखेंगे पिछले लेटर तो उसको 12 तरीकों से लिखा जाता है। जब ए को फर्स्ट पोजीशन पे सिलेक्ट कर लेते हैं, बाकी 4 को चेंज करते रहते हैं, तो उसको 24 तरीकों से लिखा जाता है। अब हमने आई को सिलेक्ट कर लिया, आई को स्टार्टिंग में सिलेक्ट कर लिया है आई को, तो 1 2 3 4, तो वही है, इसको भी चेंज करते रहे थे हम, ए एन आई, मतलब इसको भी एन आई, ये सॉरी जी आ जाएगा यहाँ पे, तो इनको भी आपस में चेंज करते रहना है। तो टोटल लेटर कितने हैं 4, तो इसका मतलब 4 फैक्टोरियल, मतलब आगे पीछे करके हम 24 तरीकों से लिख सकते हैं। बट यहाँ पर 2 रिपीटेशन है लेटर की, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, 4 3 2 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो 12 तरीकों से। अब देखो यहां तक देखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन में है पहली पोजीशन पे एन में ले रखा, तो हमने यहाँ पर एन नहीं लेना है। तो जो भी ए जी आई बच गए, ये देखते हैं कितने हो गए। अभी तक देखते हैं, तो टोटल अभी तक कितने आए हैं, टोटल वेज आए हैं अभी तक, तो वो कितने हैं 24 12 और 12, तो कितना हो गया 24 24 48, अभी तक आ गया 48। और हमने क्या बताना, 50वां जो वर्ड होगा वो क्या होगा, हमने ये बताना। 48 तक तो पता लग गया, अब चलेगा एन की बात। अब एन की तरह इसकी तरह करेंगे तो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर, 12 इसके आएंगे तो हम वो नहीं करेंगे। तो इसके बाद जो 48 आए हैं उसके बाद 49वां देखते हैं और उसके बाद 50वां देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, तो देखो ये दो तो हो नहीं सकते बिल्कुल भी, क्योंकि एन के बाद ए आना चाहिए, छोटा है लेटर है, और ये तो थोड़े बड़े एकदम से ले लिए, तो इन दोनों में से होगा। तो देखिए पहले ये इतना ठीक है, इतना ठीक है, उसके बाद है जैसे आई 9 में भी और जी 7 ये 7वें नंबर पे आता है, ये 7वें पे और ये 9वें पे आता है, तो ठीक है। अब देखो ये जो लेटर होगा डिक्शनरी के हिसाब से हमारे पास ये जो लेटर है, ये जो लेटर वो वर्ड है, तो ये आएगा 48 के बाद आएगा ये, ठीक है 7 9, उसके बाद क्या है, इसके बाद तो यही आएगा कि 9 हो जाए, ये 7 हो जाए, तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो राइट होगा। ये 49 नंबर पे है और ये कितने नंबर पे आ गया 50वें नंबर पे आ जाएगा, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 107 नंबर क्वेश्चन है। तो क्या कह रहे हैं कि जेनेटर ऑफ द ग्रुप Z, मतलब जेनेटर ऑफ द ग्रुप, ये हमारे पास एक ग्रुप है अंडर एडिशन, और जो हमारे पास ग्रुप है वो सेट ऑफ इंटीजर का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसके जो जेनेटर होंगे वो क्या होंगे, कौन से होंगे, तो इसमें ध्यान रखना है कि जो सेट ऑफ इंटीजर होता है वो एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप भी होता है। एक पॉइंट और जोड़ लेना, मतलब इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है, ठीक है। एक बात तो ये होती है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, और ये हमेशा जो सेट ऑफ इंटीजर होता है ये -1 और 1 से 1 इसके जेनेटर होते हैं, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सेकंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर। हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर एंड, और उसके बाद क्या दे रखी है, रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले, ठीक है। तो मॉडलिंग क्ले का हमने एक राइट सर्कुलर कोन बना रखा है जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है और जिसकी बेस रेडियस बेस है वो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद है ए चाइल्ड रीशेप इट इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर,
और एक बच्चा है इसकी रीशेप दे देता है किस फॉर्म में, स्फेयर की फॉर्म में। द रेडियस ऑफ द स्फेयर क्या होगा? तो देखिए इसका फिगर इस टाइप से होगा कि हमारे पास ये एक सर्कुलर कोन है, ठीक है ये, और जो इसके क्या है हाइट है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर है, और जो इसका बेस रेडियस है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। इससे हमने क्या बनाना है, एक स्फेयर बनाना है जिसकी रेडियस r होगी, और वो r हमने बताने हैं कितनी होगी। तो देखिए हमारे पास ये राइट सर्कुलर कोन है, इसका जो वॉल्यूम होगा, क्योंकि ये मिट्टी की बनाई गई है तो यहाँ पर किसकी बात कर रखी है, यहाँ पे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। 1/3 और पाई r 1 रेडियस मान लेते हैं, स्केयर h इज इक्वल टू, और ये इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब की फॉर्म में होगा। तो राइट सर्कुलर कोन का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास 1/3 पाई r स्केयर h होता है, और जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी है 6 का स्केयर है, और यहाँ पर h है 24 इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 है, ठीक है, और यहाँ r क्यूब है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया 6 नंबर पे। तो यहाँ पर 6 स्केयर और एक 6 ये आ जाएगा, 6 की पावर 3 इज इक्वल टू r क्यूब। यहाँ से जो रेडियस आई है हमारे पास वो 6 आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो स्फेयर की रेडियस होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है 109 नंबर क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द पैराबोला। तो ये एक पैराबोला हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जो इसका ग्राफ होगा वो किस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा इसका ग्राफ, ठीक है। और ये जो पार्ट ऑफ द पैराबोला है ना वो कट बाय द लेटरस रेक्टम। अगर इसका ये फोकस है तो इससे ये कैंसिल आउट मतलब कट होता है लेटरस रेक्टम से, इस तरीके से ये कट हो गया, ठीक है। तो लेटरस रेक्टम से रिवॉल्व अबाउट द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, और इसको फिर इस टेंजेंट, ये टेंजेंट हमारे पास वाई एक्सिस है ना, जो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट रिवॉल्व होता है। मतलब जब ये इस तरीके से रिवॉल्व होगा तो इसकी जो शेप होगी वो हमारे पास इस टाइप की होगी, और ये इस टाइप का हो जाएगा जब इसको रिवॉल्व करेंगे इस वर्टेक्स पे, मतलब टेंजेंट हो जाएगी ये, और इस पे रिवॉल्व करेंगे तो ये इस टाइप की हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ द रील 10 जनरेटेड बाय, तो वॉल्यूम हमने रील का निकालना है जो जनरेट होगी, और उसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, मतलब वॉल्यूम कितना होगा। तो देखिए इसका जो फार्मूला है डायरेक्टली हम यूज करेंगे। देखो क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से मतलब ये पार्ट है, और जैसा ये पार्ट है हमारे पास और इसी टाइप का पार्ट है ये नीचे भी है, तो इस वजह से यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसकी लिमिट, और यहाँ पर पाई एक्स स्क्वायर डी वाई हो जाएगा। अब इसकी लिमिट है, देखो जैसे हमारे पास ये है वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 4ax है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये तो 0 0 है, तो 0 0 इसकी लिमिट 0 से चलेगी और यहाँ तक चलेगी, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू a पुट करें, जैसे x की वैल्यू अगर a है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू a, तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि इसकी जो लिमिट है ये a टू a चलेगी, y के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने इसका इंटीग्रेशन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो 2a हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल है ये वॉल्यूम है इसका v इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2a और पाई एक्स के डिवाइड। अब इसके अंदर ये सारी वैल्यू पुट करके फिर हम इसका राइट आंसर निकालेंगे। तो क्या कह रहा है 2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2a और यहाँ पर पाई, और x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से निकालते हैं x, और यहाँ y स्क्वायर डिवाइड में 4a आ जाएगा, ठीक है, और इसका स्क्वायर भी है तो स्क्वायर दोनों साइड करेंगे तो y स्क्वायर डिवाइड में 4a का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना dy, ठीक है। ये बाहर निकाल लेते हैं 2 यहाँ पर पाई, और ये कितना हो जाएगा स्क्वायर 16a स्क्वायर, ठीक है।
अंदर बचा है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से 2a और यहाँ बचा y4dy। तो देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 8 नंबर पे। तो कितना बचा है हमारे पास, पाई डिवाइड में 8a²। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y की पावर 5 और डिवाइड में 5 बच जाएगा। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू पुट करो, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई डिवाइड में 8² और मल्टीप्लाई में जैसे 0 से 2a है, तो जैसे यहाँ पर 2a पुट करेंगे तो उसकी पावर 5 है, तो कितना आ जाएगा 32a की पावर 5 और डिवाइड में कितना है 5, और ये 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस में 0, उसको तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 8 चौका 32 और यहाँ ये स्क्वायर है, यहाँ 5 है, ये 3 बचेगा यहाँ पे, तो हमारे पास कितना है 4 पाई। ठीक है, 4 पाई a³ और डिवाइड में 5। तो यहाँ पर देख सकते हो कि a की वैल्यू अगर हम 1 मान ले, a की वैल्यू अगर 1 मान ले तो हमारे पास 4 पाई डिवाइड में 5 आ जाएगा। तो हमारे पास जो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास सेकंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर ये इस क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा कि a ले लिया मैंने, तो ठीक है, यहाँ पर a2a ले लिया है, बट यहाँ पर हमारे पास अगर a ना हो, जैसे मान ले 4x हो, ठीक है, y² = 4x हो, तो यहाँ पर जहाँ पर भी मैंने a लिया है वहाँ पर 1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे 4/5 आ जाएगा, a की जगह पर यहाँ पे 1 है, तो हमारे पास ये राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 10। तो देखिए हमारे पास जो कर्व है वो हमने फाइंड आउट करनी है, और वो एक पॉइंट हमारे पास 1,0 इस पॉइंट से पास होती है। तो एंड सेटिस्फाइंग द डिफरेंस, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करती है। तो एक छोटी सी बात है कि जो कर्व होगी हमारे पास वो इस पॉइंट से पास होगी 1,0 से। ठीक है, इस पॉइंट से पास होगी। इसमें से देख लेते हैं कौन सी पास हो रही है। देखो पहली है x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0, पहली पास हो रही है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और ये 0, तो 1 = 1। यहाँ पर भी ठीक है और यहाँ पर भी ठीक है, पास हो रही है, बट यहाँ पर पास नहीं, सॉरी यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 3, मतलब चारों की चारों जो ये कर्व है ये इस पॉइंट से पास हो रही है, बट इसको मतलब अब आगे पॉइंट दे रखा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या होगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 + y² और यहाँ dx लिखा हुआ है, तो मैं इसको यहीं से सेपरेट कर लेता हूँ। ठीक है, सेपरेट कैसे, 1 प्लस में y² और dx = xy और dy। ठीक है, ये अलग अलग कर दिया मैंने। अब यहाँ dx डिवाइड में x कर लेते हैं और यहाँ y डिवाइड में 1 + y² dy। ठीक है, ये चीज इसके डिवाइड में आ जाएगी, तो हमारे पास dx डिवाइड में ये x हो जाएगा और y dy है ये, और डिवाइड में ये आ जाएगा 1 + में y²। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पर डिवाइड 2 कर लेते हैं। तो अगर हम 1 + y² है इसको t के इक्वल पुट करें और इसका डेरिवेटिव करें, और इसका डेरिवेटिव कहाँ है, ऊपर बैठा है, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे इस तरीके से। तो 1/2 बार ले लिया है, तो 2y डिवाइड में 1 + में y² और यहाँ पर dy आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन आया वो log 2 आया है, सॉरी log x आया है, और 1/2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, log 1 + में y², क्योंकि इसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, तो हम इसको log 1 + में y² बोल सकते हैं, और प्लस में कितना आ जाएगा, log c आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, log x = और यहाँ पर log, ये इसके ऊपर जाएगा तो √1 + में y का स्क्वायर हो जाएगा, और देखो जब ये हो जाएगा तो इस तरीके से हो जाएगा, फिर प्लस में log c और यहाँ पर मल्टीप्लाई, मतलब लॉगरिथम प्रॉपर्टी लग जाएगी, log a + log b, तो log a b हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, तो दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया। x = कितना आ जाएगा, √1 + में y का स्क्वायर और यहाँ पर c।
अब ये कह रहा है कि जो ये इक्वेशन आई है ये इस पॉइंट से पास होती है 1 0 से, तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, y की वैल्यू 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना, और ये 1, तो इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 1। तो वापिस इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देते हैं, c की जो वैल्यू 1 आई है, तो इसके अंदर वापस पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस में y स्क्वायर। अब स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस में y स्क्वायर। अब y स्क्वायर को इधर ले आते हैं, x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल जो इक्वेशन ऑफ कर्व आई है वो हमारे पास ये आई है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो सेकंड वाला हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।